अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम STA 641 का लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर असाइनमेंट क्विज CDP सोल्यूशन प्रोवाइड किए जा रही है और आपको मिड टर्म्स की फाइल्स भी मिल जाएंगी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। मैं साथ साथ आपको हाईलाइट करवाती रहती हूँ जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्यूज़ करने में भी, ठीक है, क्योंकि आप जो है वो साथ साथ हाईलाइट कर लिया करें और आपको बताए जाते हैं। इस लेक्चर्स में हमने जो है वो डिस्कस करना है रैंडम नंबर्स को, चेकिंग नॉर्मेलिटी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। रैंडम नंबर्स हम किस तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट करते हैं, हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे एक्सेल पर वर्क करके। चेकिंग नॉर्मेलिटी यानी इनकी जो है डिस्पर्शन कितनी है इसको देखेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने ग्राफ बनाकर देखने हैं, ठीक है, इनके टेस्ट करने हैं जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर्स में ये थोड़ा सा इसका इंट्रो डिस्कस किया था। सबसे पहले जो है रैंडम नंबर्स को जनरेट कैसे करते हैं एक्सेल पर वो करके देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक्सेल STA 641 जो है वो एक्सेल की बेस पर ही है इसका मिड टर्म, ठीक है। मिड टर्म का जो सिलेबस इंक्लूड है वो 1 से 8 लेक्चर्स है, वो सारा एक्सेल से रिलेटेड है। तो आप जो है वो 2010 का एक्सेल डाउनलोड कर लें और साथ साथ वर्क किया करें ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ सके। अब हमने रैंडम नंबर्स को जनरेट करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हम कोई भी फार्मूला अप्लाई करते हैं जब एक्सेल में तो इक्वल का साइन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से करना है रैंडम नंबर को, इसलिए लिखूंगी NOR। जैसे ही मैंने NOR लिखा तो ये लिस्ट हमारे पास जनरेट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं नॉर्म डिस्ट है, नॉर्म INV है, नॉर्म S डिस्ट है, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ जो है वो नॉर्मल की हमारे पास टाइप्स आ गई है। जो नॉर्म डॉट डिस्ट है और नॉर्म डॉट S डिस्ट है, इसमें हमारे पास डिफरेंस ये है कि इसमें हमारे पास मीन, नॉर्म डिस्ट में मीन और वेरिएंस को स्पेसिफाई किया जाता है, लेकिन नॉर्म S डिस्ट में मीन, वेरिएंस या सिग्मा को स्पेसिफाई नहीं किया जाता। इसमें जस्ट 0 और 1 को किया जाता है क्योंकि यहाँ पे S यानी स्टैंडर्ड डिस्ट है, ठीक है। इसलिए हमने नॉर्म INV को जो है सिलेक्ट करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 3 चीज़ें आ गई हैं। अब जो है क्योंकि हमने रैंडम नंबर्स को करना है, हमारे पास रैंडम नंबर्स को हमने जनरेट करना है, वो होने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे रैंडम लिखूँगी, ठीक है, RAND। जैसे ये हमारे पास आ गया मैंने इस पर क्लिक कर लेना है। अब आपने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी के बाद हमारे पास जो है वो मीन आ जाता है। मीन सपोज करें हमारे पास 4 है, आपने उसके बाद लगाना है यहाँ पे कोमा 4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हम सपोज कर लेते हैं कि 0.5 है, ठीक है। अब ब्रैकेट कर देनी है आप लोगों ने क्लोज करने के बाद जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, 2.7184। ये आप देख सकते हैं जैसे इंटर प्रेस किया तो हमारे पास रैंडम नंबर 1 जनरेट हो गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस रैंडम नंबर को जो कि हमारे पास जनरेट हो गया है फार्मूला पुट करने से, अगर हमें 3 कॉलम्स तक चाहिए, मीन के हम इस 3 रोज तक ऐसे जाएंगे राइट, ठीक है। आपने जो है राइट की तरफ खींचना है C तक। यहाँ पे आप जैसे ही जो है वो इसे छोड़ेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसके ये आप देख सकते हैं 3 हमारे पास रैंडम नंबर्स जनरेट हो गए हैं। अगर कहेंगे हमें जो है नंबर ऑफ़ सैम्पल्स 20 तक चाहिए तो हमने सिंपली क्या करना है, जैसे मैंने इसे ड्रैग किया है वैसे ही आपने इसको यहाँ से रखना है, ठीक है, और इसे डाउनवर्ड ड्रैग 20 तक कर लेना है क्योंकि हमें नंबर ऑफ सैम्पल साइज 20 तक चाहिए। तो अब देखिए ये रैंडम नंबर्स हमारे पास जो है वो आगे हैं 20 सैम्पल साइज तक। तो इस तरह हम जो है नंबर ऑफ रैंडम नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये था कि जनरेट करने का बहुत ज़्यादा इजी है। अब दूसरा तरीका हम सीखते हैं कि हम किस तरह इसको जनरेट करते हैं, वो भी इंतहाई इजी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है कि डाटा है, यहाँ पे डाटा पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास बार शो होती है डाटा एनालिसिस की, ठीक है। इस पर हमने वर्क जो है वो लास्ट लेक्चर्स में भी किया था। तो डाटा एनालिसिस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बार ओपन होंगी। यहाँ बिल्कुल जो लास्ट में आपके पास है रैंडम नंबर जनरेशन,
इसका ऑप्शन आएगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाली जो है वो लिस्ट ओपन होगी। इसमें जो है आपने सबसे पहले उसने पूछा है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स राइट कर लें, 2 है सपोज। ठीक है, जस्ट हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए। नंबर ऑफ़ रैंडम नंबर्स 20 तक चाहिए। जिस तरह ये हमारे पास 20 तक हैं और 2 वेरिएबल्स मीन के जस्ट हमारे पास ये 2 ही कॉलम्स में आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन अब उन्होंने यहाँ पे दिया, आपने यहाँ पे क्लिक करना है कि हमें कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। हमें नॉर्मल चाहिए, इसलिए आप नॉर्मल पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद मेन हमने जो है अभी फार्मूला में अभी जो हमने जनरेट किए रैंडम नंबर्स, वहाँ पे 4 लिखा था फार्मूला में और स्टैंडर्ड एविएशन 0.4, वही हम यहाँ पे ले लेते हैं 0.5। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट रेंज हमें चाहिए। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपने करना है अब कि कहाँ पे आउटपुट रेंज चाहिए। एक हमें यहाँ पर चाहिए क्योंकि 2 वेरिएबल्स को सिलेक्ट किया था यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, देखिए ज़रा, आपने जैसे ही ओके प्रेस किया तो ये 20 तक आ गया है और ये ई और एफ यानी 2 वेरिएबल्स में 20 तक सैम्पल साइज आ गए हैं। तो रैंडम नंबर्स हमारे पास जो है वो इस तरह जनरेट किए जाते हैं। ये दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत ज़्यादा इजी सिंपल मेथड्स हैं, जस्ट आपको समझने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करने की। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमने दोनों मेथड्स के ज़रिए जो है वो रैंडम नंबर्स को जनरेट कर लिया है। अब लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि दोनों के मेथड्स में या दोनों के रैंडम नंबर्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्योंकि हम जनरेट जो है वो फार्मूला के ज़रिए भी कर सकते हैं और डाटा एनालिसिस के ज़रिए भी, लेकिन इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास रैंडम नंबर्स डाटा एनालिसिस से हमने निकाले हैं या जनरेट किए हैं, वो बेसिकली इसमें जो है वो सैम्पल फिक्स होते हैं। मीन कि ये दोबारा सैम्पलिंग हम इनकी नहीं कर सकते, ये फिक्स रैंडम नंबर होते हैं। लेकिन जो हमने फार्मूला के ज़रिए निकाले हैं ये रैंडम नंबर्स चेंज हो सकते हैं, क्योंकि फार्मूला चेंज, अगर फार्मूला में वैल्यूज़ चेंज करें तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारे पास डाटा एनालिसिस के ज़रिए है ये फिक्स होते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इनमें ये मेजर डिफरेंस था। ठीक है, अब हमने ये तो निकाल लिया, लेकिन ये हमारे पास था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए। ठीक है, इनके ज़रिए हमने रैंडम नंबर निकाले हैं। अगर हम अदर डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए रैंडम नंबर्स निकालना चाहें तो वो किस तरह निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने रैंडम लिखना है। याद रखना है जब भी आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट करना है तब हमने NORM लिखा था। ठीक है, लेकिन अगर हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से करना है सिंपली आपने RAN लिखना है। ठीक है, और याद रखना है कि इसमें पैरामीटर 0 और 1 होंगे। ये देखिए ये उन्होंने हमारे पास शो भी हो रहा है, रिटर्न्स आर रैंडम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, 0 और 1 के दरमियान ही हमारे पास रैंडम नंबर यहाँ पे आएंगे। हमने यहाँ पे कर लेनी है ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रैंडम नंबर जनरेट हो गया है। अब हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हमें कितने रैंडम नंबर्स चाहिए, कितने सैम्पल साइज चाहिए, कितने वेरिएबल्स। ठीक है, इसको हम जो है 20 तक अगर हमें चाहिए तो ये 20 तक हमारे पास रैंडम नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ रैंडम नंबर्स जनरेट हो गए हैं। इसी तरह जो है अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा भी इससे कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ हमें 3 वेरिएबल्स में चाहिए, 20 सैम्पल साइज़ 3 वेरिएबल्स में हो गए। अगर 20 सैम्पल साइज़ में चाहिए या 30 में चाहिए, वो हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम जितना मर्ज़ी इसको इंक्रीज़ कर लें। ठीक है, तो ये देखें हम जितना मर्ज़ी हम इसको कर लें हमारे पास वो रैंडम नंबर्स जनरेट हो जाएंगे। जस्ट आपने इसको ड्रैग करना है, जहाँ तक भी आपको चाहिए वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है रैंडम नंबर्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट किए हैं और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट किए हैं। ठीक है, इसमें फार्मूला अप्लाई हुआ है, इसमें फार्मूला अप्लाई हुआ है, बट ये हमारे पास जो है डाटा एनालिसिस के ज़रिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जनरेट किए हैं। अब हमने जो है किसी और डिस्ट्रीब्यूशन में अगर जनरेट करने हो, फॉर एग्जांपल अगर हमने काई डिस्ट्रीब्यूशन में करने हो, ठीक है, C इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे CHI, तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा। आपने इसमें से जो है INV वाला जो है इस पर करना है क्लिक। उसके बाद जो है ये देखिए प्रोबेबिलिटी आ गई है, डिग्री, फ्रीडम। ठीक है, इस तरह के आपके पास ऑप्शन आएंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट फार्मूला जब अप्लाई किया था यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की जगह हमने रैंडम राइट किया था। जब भी हमने रैंडम नंबर जनरेट करने हो तो आपने प्रोबेबिलिटी की जगह
RANT, ये राइट करना है। उसके बाद जो है इसको ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारे पास डिग्री फ्रीडम है। अब डिग्री फ्रीडम सपोज कहते हैं कि हमारे पास 5 है, हम लिखेंगे कोमा 5, उसके बाद जो है आपने ब्रैकेट कर देनी है क्लोज। क्लोज करने के बाद आपने इंटर प्रेस करना है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आ गया है, यानी हमने ये काइट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू रैंडम नंबर्स को जनरेट किया है। अब जो है हमारी अपनी मर्जी है कि हमें कितने सैम्पल साइज़ चाहिए, कितने वेरिएबल्स तक चाहिए, तो हम इसको भी जनरेट कर सकते हैं। 20 तक चाहिए, 30 तक चाहिए, आप जितना भी इसको एक्सटेंड करना चाहें, जितने आपको चाहिए होंगे वो हम कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिंपल वे है कि हम रैंडम नंबर्स को जनरेट करने का एक्सेल पर, ठीक है। सपोज मुझे 3 वेरिएबल्स में चाहिए, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा सैम्पल्स चाहिए, यहाँ तक मीन के 23 तक, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जस्ट आपने ड्रैग करना है और निकाल लेने हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट हमने अगर रैंडम नंबर्स को किसी और डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट करना हो, फॉर एग्जांपल अगर हमने जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इसको जनरेट करना हो, तो वो किस तरह करेंगे, इसको भी करना हम सीख लेते हैं। सबसे पहले आपने इक्वल लगाना है, उसके बाद लिखना है BI। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके पास ये बार ओपन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं BINOM.INV, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास आ जाते हैं ट्रेयर्स। यहाँ पे आपने जो है राइट कर लेना है 5, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, जैसे कि हमने स्टार्ट से किया है कि प्रोबेबिलिटी की जगह हम रैंडम राइट करते हैं, तो RANT ये आप राइट कर लेंगे। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। और प्रोबेबिलिटी के बाद हमारे पास आ जाते हैं S अल्फ़ा। यहाँ पे हमने वैल्यूज राइट कर लेनी है 0.8, ठीक है, कोमा 0.8। अब ब्रैकेट कर देनी है क्लोज। जैसे ही आप देखें, आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये 5 आ गया, ठीक है। अब अगर हमने इसको ड्रैग किया है, हमें नंबर ऑफ़ रैंडम नंबर चाहिए साइज़ में, ठीक है, सैम्पल साइज़ में, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास जो आया है, रैंडम नंबर्स आए हैं, जनरेट हुए हैं, ये चेंज है इन सब से, क्योंकि स्टूडेंट्स ये हमारे पास था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमने जनरेट इसको किया था। ये हमारे पास जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से था, ये जो है काइट डिस्ट्रीब्यूशन से था, और ये हमारे पास है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडम नंबर्स को जनरेट किया गया। ये सारी जो डिस्ट्रीब्यूशंस थी, ये जो है हमारे पास कंटिन्यूस थी, लेकिन जो हमने अभी जिससे अब किए हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, ये डिस्क्रीट होती है। इस वजह से ये इसमें हमारे पास नंबर जो है 0 से 5 तक आएंगे, 5 से ग्रेटर दैन नहीं आएंगे। और 0 से 5 क्यों आएंगे, क्योंकि हमने जस्ट 5 तक ही कहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हमने कंडीशन जस्ट 5 तक दी है, इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 ही आएंगे। तो सेम ऐसा आपको जितने जो रैंडम नंबर चाहिए, आप उतना जो है ड्रैग करके उतने वेरिएबल्स तक, ठीक है, या सैम्पल साइज़ तक उसे निकाल सकते हैं, जैसे मैंने पीछे आपको करके दिखाए हैं। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, जो आपको बेसिक बात अपने माइंड में रखनी है रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से निकालते हैं तो हमारे पास जो कमांड है ये शो होता है, ठीक है, norm.inv इन, ठीक है, ब्रैकेट, फिर आपने RAND, ठीक है, उसके बाद ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, कोमा 4, 0.5 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हमारे पास कमांड शो होता है जब हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से करना हो। और ये हमारे पास है डाटा एनालिसिस से हमने निकाला है, जो कि मैंने आपको इस अभी बताया है। और उसके बाद हमारे पास ये वाला जो डाटा है, इसको हमने किए हैं ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, जो कि इक्वल हमने रैंडम लिखा और उसके बाद जो है ब्रैकेट ओपन और क्लोज लगा दी। आपने याद रखना है कि RAND जैसे आप राइट करेंगे उसके साथ ब्रैकेट ओपन और क्लोज लास्ट में लगानी है, वरना आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी, ठीक है। और जब हमने काइट डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए किया तो हमारे पास ये कमांड थी CHISQ.INV। इस तरह रैंडम आपने ओपन क्लोज ब्रैकेट लगानी है, कोमा 5, फिर आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। और अगर आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए रैंडम नंबर्स को जनरेट करना है तो आपके पास ये वाली कमांड शो होगी। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन से डिफरेंट रैंडम नंबर जो है वो जनरेट किए हैं, ठीक है। अब हमने जो है ये देखना है कि इन पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या हमने इसमें काइट डिस्ट्रीब्यूशन की है, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, कि ये फॉलो करते हैं या नहीं करते, ठीक है, हमने इस चीज़ को देखना है। तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आप यहाँ पे आपको जो है
रियल स्टैट 2003 डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हमारे पास जो है वो स्टैटिक्स का एनालिसिस टूल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर जाकर जो है हम उसको ड्रा करेंगे। तो वो आपने किस तरह करना है, आप जाएंगे फाइल पे, ठीक है, फाइल पे क्लिक करने के बाद इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने ऑप्शंस में जाना है, ठीक है, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बार जब ओपन होगी, यहाँ पे आपने ऐड इन करना है क्योंकि हमें वो चाहिए ऐड इन्स में हमने। उसके बाद आपने गो पर क्लिक करना है। अब मेरे पास तो एक्स रियल स्टैट ऑलरेडी है, इस वजह से मुझे करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स में या डेस्कटॉप पे यहाँ भी होगी, तो आप वहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके प्रेस कर देंगे तो आपके पास शो हो जाएगी। अब मेरे पास ऑलरेडी है तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, हमने अब इसमें से कोई डाटा सेलेक्ट कर लेना है कि ये जिस तरह हमारे पास यहाँ पे हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई की थी, आप देख सकते हैं कमांड में, तो ये वाला डाटा जो है मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले इस डाटा को जो है वो थोड़ा सा हम सैम्पल साइज इसका इंक्रीज़ कर लेते हैं, वो अपनी मर्ज़ी है कि हमने इसको कहाँ तक रखना है। सपोज़ अगर मैं इसको इंक्रीज़, चलिए यहीं तक रख लेते हैं 20 तक, ठीक है। अब जो है मैंने डाटा को सिलेक्ट करना है, सबसे पहले ये वाला डाटा होगा हमारे पास और आपने जाना है एड-इन्स में, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं हमारे पास रियल स्टैटिक्स इसका ऑप्शन आ रहा है। आपके पास भी ऐसे ऑप्शन आ जाएगा जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने फाइल में जाकर जो है उसको ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर ऐड इन पे, फिर उसके बाद गो की फ़ाइल ओपन होगी, फिर आपने ब्राउज़र पर जाकर जो है वो ये कर लेना है। रियल स्टैटिक्स है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा एनालिसिस टूल्स आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास डाटा एनालिसिस टूल्स का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करने के बाद ये बार ओपन होगी। इसमें आप सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे क्यू प्लॉट है। फर्स्ट ऑप्शन में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स एंड नॉर्मेलिटी है, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जो है रैंडम नंबर्स को जनरेट किया गया है। सेकंड ऑप्शन क्यू प्लॉट क्या है, वैसे पी प्लॉट भी होता है, लेकिन हमने जो है वो क्यू प्लॉट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसको चूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये वाली बार ओपन होगी। इसमें आपने इनपुट रेंज राइट करनी है। इनपुट रेंज बेसिकली वो होती है जिसकी जो है वो फाइंड आउट करना हो कि ये, या हम कह सकते हैं हमें पता लगाना हो कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये डाटा जो है सिलेक्ट कर लेना है 40 तक। ये आपके पास इनपुट रेंज है। अब जो है आपने आउटपुट रेंज राइट करनी है। आउटपुट रेंज आप यहाँ पे राइट कर, आउटपुट रेंज वो होती है जहाँ पे आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसका फाइनल रिजल्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगी। अब आपने ओके प्रेस करना है। तो जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास, आप देख सकते हैं क्योंकि प्लॉट जो है ग्राफ वो भी आ गया है, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट सारे उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास जो है क्यूक्यू टेबल्स के आउटपुट रिजल्ट्स हैं। काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, उन्होंने सबके हमें फाइनल रिजल्ट्स दे दिए। मीन हमारे पास 4.06 है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसके 0.52, 0009 है। डाटा हमें ये दिया गया है। इसी तरह ये नॉर्मेलिटी को जो है वो कर रहा है, ठीक है, फॉलो। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस डिस्ट्रीब्यूशंस को, कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो डाटा कर रहा है, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे इनपुट्स भी देख सकते हैं कि जो है हमारे जो डाटा दिया गया था उसकी नॉर्मेलिटी हमने कैसे चेक करनी है। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं ज़रा ग्राफ की तरफ, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास छोटे छोटे डॉट्स हैं, अगर ये हमारे पास लाइन्स से ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं स्कैटर्ड होते, यानी आगे पीछे दूर दूर होते, तो हम कह सकते थे कि ये जो डाटा है इसमें नॉर्मेलिटी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फॉलो कर रहा है। लेकिन अब ये है, आप देख सकते हैं लाइन के कुछ ऊपर है, कुछ लाइन के आसपास है, तो ये नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर यही पॉइंट्स जो है कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा स्कैटर्ड होते तो हम कह सकते थे कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। पहले स्टूडेंट्स हमने जो है डाटा को लेकर चेक किया था कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ठीक है। ये वाला हमने डाटा लिया था जो कि नॉर्मेलिटी को फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा। लेकिन अब हम जो है वो कोई और डिस्ट्रीब्यूशन को लेते हैं जिससे हमने अभी जनरेट किए हैं रैंडम नंबर्स। अब हम जो है वो काई डिस्ट्रीब्यूशंस को ले लेते हैं, काई स्क्वायर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला बात भी ये आपको नज़र आ रही है। ये हमने काई स्क्वायर जहाँ पे इससे डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडम नंबर्स को जनरेट किया था। अब इस डाटा को सिलेक्ट करके देखते हैं और इसकी हम चेक करते हैं कि ये नॉर्मेलिटी को फॉलो कर रहा है या नहीं, ठीक है।
तो सेम है, इसका भी वही प्रोसीजर है। मैं इस डाटा को सिलेक्ट कर लेती हूँ। डाटा कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको जिस प्रोसीजर की समझ आनी चाहिए। अब आपने याद रखना है कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस को हम चेक कर रहे हैं, इसकी नॉर्मेलिटी को, ठीक है। तो आपने एडिंग्स में जाना है, वही प्रोसीजर है। उसके बाद आपने रियल स्टैटिक्स पे क्लिक करना है, डाटा एनालिसिस टूल्स, यहाँ पे आपने क्यू प्लॉट पर, ठीक है। करने के बाद आपने अब इसमें जो है इनपुट रेंज करनी है। इनपुट रेंज आपको बताया था कि हमारे पास जो डाटा होगा जिसकी हमने चेक करनी है नॉर्मेलिटी, उसको हम सिलेक्ट करेंगे इनपुट रेंज में। और आउटपुट रेंज वो होती है जहाँ पर हमें जो है ये डाटा चाहिए, ठीक है। आउटपुट रेंज जो है हम थोड़ा सा यहाँ पर राइट कर लेते हैं, हमें जहाँ पे आउटपुट रेंज चाहिए यू पर। अब जो है आपने ओके का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं, इसको आपने क्लोज कर देना है। जैसे ही मैंने ओके का बटन प्रेस किया है तो इस आप ग्राफ में देख सकते हैं, जो कि हमने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस का भी जो ड्राइव किया है डाटा एनालिसिस से, क्यू प्लॉट से, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास जो डाटा है ये ज़्यादा डेविएट किए हुए हैं लाइन से, लेकिन जो हमने पहले बनाया था यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। हमारे पास डाटा जो है वो स्कैटर्ड नहीं था, लेकिन ये वाला जो डाटा है इसमें हमारे पास जो है स्कैटर्ड है, यानी डेविएट लाइन से किए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम इनसे ये देख सकते हैं कि कौन सा जो है वो नॉर्मेलिटी को फॉलो कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहा। अगर यही डेविएट ना करता, लाइंस के बिल्कुल ऊपर होता है, ये लाइंस के आसपास होते, तो हम कह सकते थे कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये सेम है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस की, जो कि अभी हमने इसका प्लॉट किया है ग्राफ। उसके जो है सारा हमारे पास आउटपुट आ गई है कि डाटा मीन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशंस, काउंट, ये सारी चीज़ें इनकी हमारे पास आ गई हैं। ये डाटा है और ये नॉर्मेलिटी को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसकी सारी आउटपुट है हमारे पास, ठीक है। तो हम इस तरह इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हमारे पास गिवन डाटा था उसकी नॉर्मेलिटी हमने चेक की थी ग्राफिकली, ठीक है। लेकिन अब हमने जो है डाटा को टेस्ट करना है कि वो नॉर्मेलिटी को फॉलो कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, या नहीं। डाटा को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वही सेम प्रोसीजर है। आपने एडिंग्स का क्लिक करना है, फिर उसके बाद रियल स्टैटिक्स, डाटा एनालिसिस टूल्स। उसके बाद इस बार में आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स एंड नॉर्मेलिटी। ये मैंने आपको अभी भी डिस्क्राइब किया था, क्योंकि हम डाटा सेट की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं कि वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब हमने इसका टेस्ट करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये बार ओपन होगी। यहाँ पे जो है हमें कॉलम हेडिंग्स इंक्लूडेड विद डाटा, क्योंकि हमारे पास कोई हेडिंग नहीं है, तो आप जो है इस पर जो है इसको कट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शंस हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, बॉक्स प्लॉट, शार्पर वर्क, आउटलेयर्स एंड मिसिंग डाटा। तो अब जो है ये हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, इससे हम जो है डाटा को टेस्ट कर सकते हैं कि ये नॉर्मेलिटी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब जो है हमने क्या करना है, सिंपली ये चीज़ें जो हमें चाहिए थी मैंने इसको कर लिया है, ठीक है। ये जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है ये भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इनपुट रेंज है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इनपुट रेंज जैसा कि ये डाटा दिया गया है मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि हमें जो है इस डाटा की चेक करनी, इस डाटा को टेस्ट करना है, ठीक है। ये मैंने डाटा को सिलेक्ट कर लिया है। अब आउटपुट रेंज वही आपको बताया कि अब ये हमें कहाँ पे चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है इसका आउटपुट रिजल्ट आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास इसका आउटपुट रिजल्ट आ गया है। ये हमारे पास मिनिमम है, Q1 मिनिमम है, मीडियन है, ये Q3 मीडियन है, मैक्सिमम Q3, ठीक है। और ये जो हमारे पास जो है वो एडजस्टेड बॉक्स प्लॉट आ गया है। आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास दोनों कलर्स हैं, ये दोनों की वैल्यूज़ में डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंट कलर्स हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास P वैल्यू है और अल्फ़ा वैल्यू है। ये जो W है ये हमारे पास जो है वो टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, टेस्ट स्टेटस को। ये थोड़ा सा हम साइड पे निकाल लेते हैं ताकि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं P और अल्फ़ा की, इसको हम समझ सकें। ये देखिए ज़रा, ये हमारे पास P वैल्यू 0.31 है और अल्फ़ा 0.05 है, यानी अल्फ़ा वैल्यू जो है वो लेस देन है P वैल्यू से, ठीक है।
तो अब हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस को नहीं, ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस नहीं है, ठीक है। अब नल हाइपोथेसिस अगर नहीं है हमारे पास, बेसिकली नल हाइपोथेसिस वो होता है कि जिसमें जो है नॉर्मल को, जो है नॉर्मलिटी को फॉलो ना करता हो, ठीक है, नल हाइपोथेसिस। अब क्योंकि ये जो है एक्सेप्ट कर रहा है, रिजेक्ट नहीं कर रहा, अगर हमारे पास पी वैल्यू जो है वो लेस होती है अल्फा वैल्यू से, ठीक है, यानी 0.31 है, अगर यहाँ पे 0.05 होता और यहाँ पे 0.31 होता तो हम कहते हैं कि पी वैल्यू जो है वो इससे लेस देन है अल्फ़ा से, तो ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस होता। अब हमारे पास अल्फ़ा वैल्यू है वो पी वैल्यू से लेस देन है, तो हम कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नॉर्मलिटी को फॉलो कर रहा है, मीन कि ये येस है, ठीक है, नॉर्मल येस यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। और मैं नल हाइपोथेसिस को अगेन डिस्क्राइब कर देती हूँ। नल हाइपोथेसिस वो होता है जो कि नॉर्मलिटी को फॉलो ना करता हो। अब यहाँ पे हमारे पास ये एडजस्टेड बॉक्स प्लॉट आ गया, इसका मैंने आपको बता दिया है, 2 डिफरेंट कलर्स है, इनमें डाटा जो है, जैसे कि आपको बताया कि नल हाइपोथेसिस को जो है वो रिजेक्ट नहीं कर रहे, कि मीन हम कह सकते हैं ना कि नल हाइपोथेसिस को ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर एक्सेप्ट कर रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि इसमें नॉर्मलिटी है, ठीक है, यस। तो ये इसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट था। अब जो है हम कोई और डाटा लेते हैं, ठीक है, रैंडम नंबर्स लेते हैं जिनको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट किया गया हो। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये डाटा है अब इसको हम टेस्ट करते हैं। इसको हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट किया था ए कॉलम पर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ऊपर कमांड में आपके पास शो हो जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो या, ठीक है, या आप भूल जाएं तो आप कमांड में देख सकते हैं कि वहाँ पे लिखा जाएगा कि आपने इसको कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट किया था। तो इस डाटा को हम जो है अब टेस्ट करते हैं, सेम एज आपने जो है रियल स्टैटिक्स, डाटा एनालिसिस टूल्स, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स एंड नॉर्मलिटी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बार ओपन होगी। इसमें हमारे पास कॉलम्स हेडिंग इंक्लूडेड डाटा, आपने इस पर क्लिक नहीं करना क्योंकि हमारे पास कोई इसकी हेडिंग मौजूद नहीं है। इसके अलावा यूज़ एक्सक्लूसिव वर्जन्स ऑफ द क्वार्टाइल, ठीक है, हमें क्वार्टाइल चाहिए जिस तरह हमारे पास पीछे मिनिमम आए थे, ठीक है, मैक्सिमम आया था। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस में आ जाते हैं, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स चाहिए तो आप जो है इस पर क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो आप जो है इस पर नहीं करेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि बॉक्स प्लॉट, शार्पी विल्क, आउटलेयर्स एंड मिसिंग डाटा है, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है क्योंकि टेस्ट करने के लिए, तो इन पे हमने क्लिक करना है। नेक्स्ट इनपुट रेंज है, ये जो हमारे पास डाटा है हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि हमने इसी को टेस्ट करना है, इसकी नॉर्मलिटी को। जहाँ तक ये डाटा है इस मैंने सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है आउटपुट रेंज। आउटपुट रेंज हमने जहाँ पर इसकी चाहिए वहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। सपोज हमें आउटपुट रेंज यहाँ पर चाहिए, ठीक है। अब हमने सिंपली इस पर ओके प्रेस करना है तो ये हमारे पास शो हो जाएगा। इसे आपने क्लोज कर देना है। ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास बॉक्स प्लॉट इसका आगे है, ठीक है। ये हमारे पास मिनिमम है Q1 मिनिमम, मीडियन Q1 है, Q3 मीडियन है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास मैक्सिमम Q3 रिप्रेजेंट किया गया है, यानी क्वार्टाइल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है W यानी जो कि हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो 0.96 इस डाटा की आई है। इसकी पी वैल्यू जो है 0.18 है, अल्फ़ा 0.05। तो आप इस डाटा में भी देख सकते हैं कि हमारे पास पी वैल्यू वो ग्रेटर देन है अल्फ़ा वैल्यू से, ऐसा ही है। अब पी वैल्यू जो है वो अल्फ़ा वैल्यू से ग्रेटर देन है तो हम कह सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी एक्सेप्ट कर रहे हैं मीन के नॉर्मलिटी इसमें होगी, ये नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इन्होंने हमारे पास यहाँ पे मीन भी निकाल कर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी, ठीक है, आउटलेयर्स अगर हमें चाहिए तो वो भी इनकी आ गई है हमारे पास, ठीक है। और ये डाटा हमारे पास आप देख सकते हैं जो हमारे पास पर्पल है वो डाटा कम है, लेकिन जो हमारे पास जो है वो ग्रीन कलर में है ये डाटा ज़्यादा है। तो मीन कि ये डाटा जो है वो इक्वल नहीं है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉक्स प्लॉट, ठीक है। इसी तरह आपने जो है अगर डाटा को टेस्ट करना है तो इस तरह करेंगे। डाटा की नॉर्मलिटी को हमें चेक करना है ग्राफिकली, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है किस तरह हम चेक करते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है, जस्ट आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। ये वाली बात स्टूडेंट्स आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपको पी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हो अल्फ़ा की वैल्यू से तो आपने कहना है कि ये जो है वो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, यानी एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एक्सेप्शन रीजन में लाई कर रहा है। अगर पी की वैल्यू लेस देन हो अल्फ़ा की वैल्यू से तो ये नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहा होगा, यानी हमारे पास नॉर्मलिटी यहाँ पे नो होगी। तो ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको अगेन बताया है।
नेक्स्ट अगर हमने चेक करने हो कि इसके जो हमारे पास डाटा है, इसके हमारे पास पैरामीटर्स कितने हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटलेयर्स, ब्लैंक, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो 0 0 रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब बेसिकली देख लेते हैं कि आउटलेयर्स क्या होते हैं। आउटलेयर्स को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ़ डाटा है, यानी 1, 5, 45, ठीक है, ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं। अब हमारे पास 1 से लेके 5 तक का गैप 4 का आता है, ठीक है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट 5 से 45 है, तो दरमियान में हमारे पास 40 है, 40 का गैप आ रहा है। जिस तरह ये हमारे पास एडजस्टेड बॉक्स प्लॉट में बताया गया है 4, 3.5, इस तरह ये भी एडजस्ट किए गए हैं। तो इसका हम मीन निकालें, मीन 0.233 है। अब मीन तो बेसिकली ये एक्सट्रीम वैल्यू पर इफेक्ट करता है, ठीक है, तो इसका जो हम इन डाटा से मीन निकालेंगे यही इसकी आउटलेयर्स होंगी, ठीक है। तो आउटलेयर्स की आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी नॉर्मैलिटी को चेक करने के लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इसका भी सेम एज वही प्रोसीजर है जिस तरह हमने पहले किया था। एड इन्स में जाके जो है रियोस्टैटिक्स में आपने जाना है, ठीक है, उसके बाद जो है आपने यहाँ पे क्यू प्लॉट इसमें बनाना है, ठीक है, वहाँ से हमें पता चलेगा कि डाटा जो है वो मोर डेविएट है, तो फिर हम जो है उस हिसाब से उसकी नॉर्मैलिटी को चेक करेंगे। क्योंकि प्लॉट पे क्लिक करेंगे, अब इन्होंने इनपुट रेंज मांगी है जो हमारे पास गिवन डाटा है, जिसकी डाटा की हमने चेक करनी है नॉर्मैलिटी, उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ तक, उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट रेंज है मीन कि हमें ये डाटा कहाँ पर चाहिए, हमें ये डाटा यहाँ पर चाहिए, हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद ओके प्रेस करना है, तो आपके पास जो है इसका आप देख सकते हैं ये ग्राफ आ गया है। अब ये जो स्टूडेंट्स ग्राफ है ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो डाटा है वो ज़्यादा डेविएट नहीं कर रहा, ठीक है, ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं है, ये अपनी लाइन पर ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ये जो है नॉर्मैलिटी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो हमारे पास जो है इसकी कहाँ है, शीट्स 1 में, ये देखिए ज़रा, इसका हमारे पास काउंट मीन स्टैंडर्ड डेविएशंस आ गए हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है ये सारा डाटा स्टैंडर्ड नॉर्मल का था वो दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन्होंने जब हमने पहले चेक की थी, इसका टेस्ट किया था, उसने कहा था कि नॉर्मल यस यानी नॉर्मैलिटी है। अब जो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए भी ये इसी चीज़ को कह रहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि डाटा जो है वो ज़्यादा डेविएट नहीं कर रहा, इसलिए। तो ये वही कंसेप्ट है जो कि मैंने आपको पहले एग्जांपल बताई थी, वही एग्जांपल, ठीक है, उसी तरीके से हमने इसको करना है। अब ज़रा हम जो है अपने हैंडआउट्स की तरफ चलते हैं। हमने रैंडम नंबर्स को जनरेट करना भी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन से सीख लिया है, इसी तरह नॉर्मैलिटी भी हमने चेक करना सीख ली है। अब हम जो है हाइपोथेसिस इज टेस्टिंग इसको सीखेंगे एक्सेल पर, लेकिन उससे पहले जो है इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली हाइपोथेसिस है क्या, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस बेसिकली एक वो स्टेटमेंट होती है जो दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान होती है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास फिनोमेना जो दिया गया है उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हमने इस चीज़ को चेकिंग करने के लिए हम हाइपोथेसिस कहते हैं। A position or explanation that is provisionally accepted in order to interpret certain events or phenomena and to provide the guidance for further investigation, ठीक है। या दूसरी एग्जांपल है, a hypothesis is a talented statement about the relationship between two or more variables। तो मैंने जो आपको बताई अपनी वर्डिंग में वही उन्होंने बात की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ जाती है, ये दो तरह की होती है। बेसिकली हाइपोथेसिस दो तरह की होती है, एक नल हाइपोथेसिस और दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट होती है जो कि हमारे पास पहले से थ्योरीज मौजूद हों, ठीक है, या लॉज हों, उसको हम उसकी कंट्राडिक्शन करें तो वो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आ जाता है। देख लेते हैं हमारे पास नल हाइपोथेसिस की यहाँ पे डेफिनेशन क्या दी गई है आपके हैंडआउट्स में। टाइप ऑफ हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस। A null hypothesis is the hypothesis that there is no relationship between two or more variables. In mathematical formulation of the null hypothesis, there will typically be an equal sign. This hypothesis is denoted by H naught. ये आपने याद रखना है, जब नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करेंगे तब हमारे पास इक्वल का साइन यूज होगा और ये जो है वो H नोट से डिनोट करते हैं।
नेक्स्ट है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस प्रपोजेस अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। यहाँ पे था देयर इज नो रिलेशनशिप, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप इस हाइपोथेसिस में नहीं होगा, और यहाँ पे इसने कहा कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप होगा, ठीक है। और इसमें जो है हमारे पास कौन सा साइन यूज होता है देख लेते हैं। इन मैथमेटिकली फार्मूलेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस देयर विल टाइपिकली बी एन इनइक्वालिटी। इसमें इनइक्वालिटी का यूज़ होगा मीन के लेस देन, ग्रेटर देन या डज नॉट इक्वल, ये वाले साइन अल्टरनेट हाइपोथेसिस में यूज़ होंगे, और नॉट इक्वल टू सिंबल। दिस हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय HA और बाय H1। अब इस तरह MCQs आ सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस, इनको आपने अच्छे से याद करना है। H0 जो है वो नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करता है, HA और H1 जो है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करता है। अब इन हाइपोथेसिस को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि कौन से में हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं नल हाइपोथेसिस उसमें कोई ना कोई क्लेम होते हैं, ठीक है। एग्जांपल ऑफ हाइपोथेसिस, फॉर एग्जांपल यू माइट हैव कम अप विद अ मेजरेबल हाइपोथेसिस दैट चिल्ड्रन हैव अ हायर IQ if they eat oily fish for a period of time. अब null hypothesis है children who eat oily fish for 6 months do not show a higher IQ, ठीक है। और alternative hypothesis है children who eat oily fish for 6 months will show, यानी यहाँ पे जो है do not show यानी null hypothesis में आ रहा है, यहाँ पे will show तो हमारे पास यहाँ पे क्लेम जाहिर किया जा रहा है। ऐसे ही है जिसमें हमारे पास क्लेम रिप्रेजेंट किया जाए वो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, और क्लेम के जो अगेंस्ट होगा वो नल हाइपोथेसिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन स्टैटिस्टिकल मेथड इज टू कंपेयर अ पॉपुलेशन टू द मीन, द चिल्ड्रन विल शो नो इंक्रीज इन द मीन इंटेलिजेंस। अभी हमने स्टडी किया है कि जो हमारे पास H0 है वो रिप्रेजेंट करता है नल हाइपोथेसिस को, और नल हाइपोथेसिस में हमारे पास जो है सिंबल इक्वल का आता है, तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि ये इक्वल 100 के हैं, यानी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास H1 है, H1 रिप्रेजेंट करता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस को, और यहाँ पे आ रहा है उसने कहा कि द चिल्ड्रन विल शो नो इंक्रीज इन मीन इंटेलिजेंस, ठीक है। अब यहाँ पे द चिल्ड्रन विल शो, यहाँ पे नो नहीं है, ये अल्टरनेट है, यहाँ पे क्लेम है, और क्लेम के जो अगेंस्ट होता है वो नल होता है। एंड इंक्रीज इन मीन इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें हमारे पास जो अल्टरनेटिव में होता है इनइक्वालिटी के साइंस यूज़ किए जाते हैं, जिस तरह ये 100 जो है वो लेस देन है इससे, ठीक है। तो इससे हमें जो है वो अगर कोई भी डाटा हो या एग्जांपल दी गई हो तो हमने वहाँ से जो है बताना हो तो हम इस तरह बता सकते हैं कि कौन सा नल हाइपोथेसिस है, कौन सा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एरर्स। दो तरह के हमारे पास एरर्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास टाइप 1 एरर होता है और दूसरा हमारे पास टाइप 2 एरर होता है। टाइप 1 एरर को देख लेते हैं। टाइप 1 एरर कब अकर होता है, ये बेसिकली हमारे पास फाइनल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड डिस्पाइट द टेस्ट ऑन डाटा शोइंग दैट द आउटकम वाज ट्रू, ठीक है। अगर नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर दें लेकिन जो हमारे पास डाटा है उसकी आउटकम ट्रू हो, ताकि उसकी आउटकम ट्रू होने के बावजूद भी हम उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें तो वो हमारे पास टाइप 1 एरर कहलाता है, यानी H नॉट राइट बट रिजेक्टेड। तो ये एज MCQs भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर में ये होता है कि अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट ना करें लेकिन उसकी आउटपुट जो है वो फॉल्स हो, ठीक है। तो H not wrong but not rejected. When null hypothesis is not rejected despite the test on data showing that the outcomes was false, तो हम कहेंगे ये टाइप 2 एरर है। टाइप 1 एरर देख लेते हैं। इसको जो है also known as error of the first kind occurs when the null hypothesis is true but is rejected. A type 1 error may be compared with also false positive, ठीक है। इसको फास्ट पॉजिटिव भी कहते हैं। द रेट ऑफ द टाइप 1 एरर इज कॉल्ड द साइज ऑफ द टेस्ट एंड डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर अल्फा। जो टाइप 1 एरर होता है उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। इट यूजुअली इक्वल्स द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ द टेस्ट। इफ टाइप 1 एरर इज फिक्स्ड एट 5%, इट मीन्स दैट देयर आर अबाउट 5 चांसेस in 100 that we will reject H नोट when H नोट इज ट्रू, ठीक है। अगर 5% होगा तो इसके चांसेस भी 5 ही होंगे इन 100, ठीक है। डेट विल रिजेक्ट H नोट व्हेन H नोट इज ट्रू। अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा लेकिन फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर देंगे तो ये टाइप 1 एरर में आ जाएगा, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप 2 एरर का उसने बताया है कि नेक्स्ट टाइप 2 एरर जो होती है वो सेकंड काइंड होती है। व्हेन द नल हाइपोथेसिस फाल्स बट, लेकिन फाल्स होने के बावजूद भी जो है उसको हम
रिजेक्ट ना करें। टाइप 2 एरर जो है मीन एक्सेप्टिंग द हाइपोथेसिस वी शुड हैव बीन रिजेक्टेड। आई टाइप 2 एरर में बी कंपेयर्ड विद आल्सो फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, टाइप 1 एरर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव में आएगा, लेकिन ये फॉल्स नेगेटिव होगा। द रेट ऑफ द टाइप 2 एरर इज नोटेड बाय द ग्रीक लेटर बीटा। याद रखना है कि टाइप 1 एरर को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, लेकिन टाइप 2 एरर को बीटा से, एंड रिलेटेड टू द पावर ऑफ टेस्ट विच इक्वल्स 1 माइनस बीटा, जो कि 1 माइनस बीटा के इक्वल है। इस टेबल में हमें ये बताया गया है कि रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। हमने नल हाइपोथेसिस को जो है रिजेक्ट किया है। नल हाइपोथेसिस इज एच नॉट इज ट्रू, यानी अगर नल हाइपोथेसिस एच नॉट हमारे पास ट्रू हो लेकिन फिर भी उसको हम रिजेक्ट कर दें तो इसका मतलब है कि टाइप 1 एरर जो है वो फॉल्स डिसीजन है। ठीक है, लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस हमारे पास फॉल्स हो और फिर उसको हम रिजेक्ट करें तो ये हमारे पास करेक्ट डिसीजन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप 1 एरर में आते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू हो लेकिन फिर भी इसको जो है हम जो है ट्रू कंसीडर करें, यानी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, इसका मतलब है कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें। नल हाइपोथेसिस ट्रू होने के बावजूद हम इसको फिर एक्सेप्ट करें तो ये हमारे पास करेक्ट डिसीजन होगा। इसी तरह अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है लेकिन फिर भी इसको हम एक्सेप्ट करें तो ये हमारे पास फॉल्स डिसीजन होगा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग टाइप 1 एरर्स। टाइप 1 एरर्स को हम रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट कॉन्फिडेंस। ठीक है, इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, इसको इंक्रीज करके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को हम जो है टाइप 1 एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्विज। नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूसिंग टाइप 2 एरर्स। टाइप 2 एरर्स को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं? टेस्ट कंडीशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आर इन टर्न रिड्यूसेस टाइप 2 एरर्स द इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइम्स वी रिजेक्टेड द नल हाइपोथेसिस विद द रिजल्टिंग इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टाइप 1 एरर। ठीक है, ये रिजल्टिंग में जो हमारे पास टाइप 1 एरर है वो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप 2 एरर्स एंड पावर। टाइप 2 एरर में आपको पता है कि हम टाइप 2 एरर को बीटा से डिनोट करते हैं, लेकिन टाइप 2 एरर की जो हमारे पास पावर होती है वो 1 माइनस बीटा होती है। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम इसका 2 एरर को पावर को कम करेंगे तो हमारे पास जो है इसका एरर ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह ये एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे। पावर ऑफ अ टेस्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेटिव इज ट्रू। ठीक है, पावर इज इक्वल टू 1 माइनस पी। अब पी वैल्यू हम देख लेंगे नेक्स्ट हमारे पास इसके बारे में है कि पी वैल्यू एक्चुअली होती क्या है। टू मिनिमाइज दी पी टाइप 2 एरर वी इक्विवेलेंटली वांट टू मैक्सिमाइज पावर, बट पावर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू अंडर द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पी वैल्यू। पी वैल्यू मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस द सैम्पल डाटा प्रोवाइड्स अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस। बेसिकली पी वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू होती है जो कि हमने डाटा में निकाली थी। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे पी वैल्यू कौन सी है। ये वाली हमारे पास पी वैल्यू होती है। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू। ये वाली हमारे पास अल्फा होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके बारे में भी आएगा। इसको हमने एक्सेल पे तो करके देखा था, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। एविडेंस इज स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट एच नोट इज ट्रू। पी वैल्यू जी ऑब्जर्व, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राफ में हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक हमारे पास जो है ऑब्जर्व वैल्यू है। अब जो ऑब्जर्व वैल्यू से ये आगे तक जा रहा है। ठीक है, जो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू से क्रॉस कर जाए वो सारा हमारे पास पी वैल्यू में आ जाता है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। Interpreting the weight of evidence against the null hypothesis for rejecting, no rejecting H naught if the p value for testing H naught is less than। अगर H naught जो है वो 0.1 हो, we have some evidence that H naught is false। हम ये एविडेंस लेते हैं कि H naught हमारे पास false होगा। अगर 0.05 हो तो हम we have strong evidence होगा कि H naught जो है वो यानी null hypothesis वो false ही है, मीन कि null hypothesis को रिजेक्ट ही कर रहे हैं। लेकिन अगर 0.01 होगा वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा। इसी तरह 0.001 होगा तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होगा, मीन के यहाँ पे 99 या 100% चांस है, 100% चांस होते हैं स्ट्रॉन्गली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट H नोट इज़ फॉल्स। यहाँ पे 90% होता है चांस के वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट H नोट इज़ फॉल्स। ठीक है, ये पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। ये बहुत ज़्यादा इजी है। सिंपल हाइपोथेसिस बेसिकली जो कि एक वैल्यू को जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, जिस तरह हमारे पास जो है ये म्यू इज इक्वल टू 62, यहाँ पे हमारे पास एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं
जो दरमियान में इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। तो हम कह सकते हैं कि ये सिंपल हाइपोथेसिस है। इज वन in which all parameters of the distributions are specified. For example, if the heights of college students are normally distributed, sigma square is equal to 4, the hypothesis that its mean mu is same 62। ठीक है, यानी एक जैसे ही, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कंपोजिट हाइपोथेसिस होता है इसमें हमारे पास जो है वो दो नंबर्स आ जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसमें एक नंबर जो है वो नहीं होता, इनइक्वालिटी को शो करता है। ये जिस तरह यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है, इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ हाइपोथेसिस इज नॉट सिंपल इन विच नॉट ऑल द पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड। इसमें तमाम पैरामीटर जो होते हैं वो स्पेसिफाइड नहीं होते। जिस तरह हमारे पास जो सिंपल में हाइपोथेसिस में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हाइट देखी थी वो जो है वो स्पेसिफाइड थी स्टूडेंट्स की। इस कॉल्ड द कंपोजिट हाइपोथेसिस। फॉर इंस्टेंस इफ वी हाइपोथेसाइज दैट एट म्यू जो है वो ग्रेटर देन 62, यानी हमारे पास इनइक्वालिटी को शो करना, ये डज नॉट इक्वल को मीन कि ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस में आ जाएगा, कंपोजिट हाइपोथेसिस, और इसमें जो है वो एक से ज़्यादा नंबर्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल रियन। तो बेसिकली आपने याद रखना है क्रिटिकल रियन जो होता है ना वो रिजेक्शन रियन होते हैं। ठीक है, यानी एक ऑब्जर्व वैल्यू के बाद जो हमारे पास रियन आ जाता है। द क्रिटिकल रियन यानी सी आर रिजेक्शन रियन आर इज अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द टेस्ट स्टैटिक्स फॉर विच द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इन अ हाइपोथेसिस टेस्ट, जिसमें हमारे पास नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है इन अ हाइपोथेसिस टेस्ट। That is, the sample space for the test statistics is partitioned into two regions. One region, the critical region, will lead us to reject the null hypothesis H naught, the other will not. So, if the observed value of the test statistics is a member of the critical region, we calculate the reject H naught if it is not member of the critical region. ठीक है, वही रिजेक्शन रियन होता है जो कि ऑब्जर्व रियन के बाद आता है, उसमें वही चीज़ें सारी बताई गई हैं। डू नॉट रिजेक्ट एच नोट, यानी हमारे पास हाइपोथेसिस को जहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। क्रिटिकल रियन को यहाँ पे नीचे जो है वो ग्राफ की हेल्प से बताया गया है, ये देखिए आप देख सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो क्रिटिकल रियन आता है। यहाँ तक हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यूज हैं और ये हमारे पास रिजेक्शन रियन में आ जाएगा नल हाइपोथेसिस के। ये सारा उन्होंने वही एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाया हुआ है जो कि आपको पहले बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिए हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे होता है एंड। उम्मीद है समझ आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।